कल क्या कराया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज क्या करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और फिर करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है। अपन ने मूविंग चार्ज के लिए फोर्स निकाला था, F इज इक्वल टू QVB। तुमने अगर सुना हो BIL sin थीटा, सुना है, उसका भी डेरिवेशन करेंगे। हाँ बिल, उसका भी डेरिवेशन करेंगे। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, उनके बीच में कितना फोर्स, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक प्लस क्यू चार्ज मैंने फेंका। तो अब क्या होगा, इसको मान लो कुछ v वेलोसिटी से मैंने फेंका। ठीक है, अब ये क्या करता है, v वेलोसिटी से थोड़ा आगे जाएगा और फिर हेलिकल पाथ बनाने लग जाएगा, इस तरह का, इस तरह का। अब इसने हेलिकल पाथ क्यों बनाया, क्यों बनाया? अगर मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो जो मैंने कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी, कि जब कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं होती तो चार्ज इस स्क्रीन से सीधा टकरा जाता है ना। ये कौन सा पाथ मूव करेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेगा। पर जब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तब उसने उसका कौन सा मोशन चेंज किया है, उसने उसका वाई एक्सिस का मोशन चेंज किया है। एक्स एक्सिस में तो वो अभी भी उसी मोशन में मूव करेगा। तो अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का मैं कंपोनेंट लूं, है ना, यहाँ एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कौन सा होगा, मान लो यहाँ से मैंने थीटा एंगल लिया, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो थीटा है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये मान लो, मतलब ये लिख लेते हैं अपन कि एंगल किसके बीच का है, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड, तो ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नेटिक, सॉरी, इस वेलोसिटी वेक्टर का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो ये जो v cos थीटा है, ये इसके स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ है, x एक्सिस में है। ठीक है, तो x एक्सिस में तो ये चार्ज स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मूव करेगा, अगर सिर्फ x एक्सिस की बात करें तो। और ये जो v sin थीटा है, ये y एक्सिस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसको यूं गोल घुमा रहा है, तो जो सर्कुलर मोशन है वो v sin थीटा की वजह से है। अब मान लो अगर v cos थीटा नहीं होता ना, तो ये अपने ही पाथ पे गोल घूमते 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 रह जाता। पर v cos थीटा की वजह से क्या कर रहा है, गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, इसलिए हेलिकल पाथ बन रहा है इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन भी ले रहा है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है v cos थीटा की वजह से, फिर सर्कुलर मोशन ले रहा है v sin थीटा की वजह से, v cos थीटा की वजह से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हेलिकल पाथ बन रहा है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको अपन लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं कि v cos थीटा कंपोनेंट, v cos थीटा कंपोनेंट, लिखते जाओ, ये तो साथ साथ लिख लो, समझ में आ गया ना तो साथ में लिख लो। v cos थीटा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल for its straight line motion, and v sin theta component is responsible for its circular motion. So when a moving charged particle, moving charged particle having charge plus q, velocity v vector will
follow will follow helical path, will follow helical path। इसको नोट डाउन कर। अच्छा देखो, ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है ना। तो यहाँ का क्या बन रहा है, बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं। तो मैं अगर एक सर्कल को कंसिडर करूं तो उसकी रेडियस क्या होगी, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, वो हम अब निकाल रहे हैं। तो रेडियस इन सर्कुलर पाथ, रेडियस इन सर्कुलर पाथ, अब ये हम कैसे निकालेंगे। अच्छा ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, और एक सर्कल के लिए हमें पता है कि सेंटर पर किसी एक चार्ज पार्टिकल के लिए सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, जिसको हम Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उस चार्ज पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचना चाह रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होगी। तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर एम इस चार्ज का मास होगा, वेलोसिटी जिससे ये ट्रैवल कर रहा है, और आर इसकी रेडियस है जो कि हम निकालना चाह रहे हैं। इसको कैपिटल आर लिख दीजिए। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, इक्वेशन 1 मान ली। अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है उसको मैंने कुछ एफ एम माना है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा है। हाँ, इस v साइन थीटा को अभी के लिए मैं v ही मान रही हूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए हम मान रहे हैं कि v साइन थीटा इज इक्वल्स टू v। क्यों, क्योंकि हम तो सिर्फ, क्योंकि सर्कुलर पाथ में ये जो मोशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से तो हो रहा है, जो हो रहा है सब y एक्सिस में ही तो हो रहा है। तो हम इसको क्यू वी बी लिख रहे हैं बस। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, इन दोनों को मैं इक्वेट कर रही हूँ, एफ सी इज इक्वल्स टू एफ एम। तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर किसके इक्वल हो गया, क्यू वी बी के इक्वल हो गया। अब मुझे आर चाहिए। ठीक है, तो आर के लिए मैंने आर को इधर भेज दिया और इस पूरे को नीचे भेज देंगे, तो एम वी स्क्वेयर अपॉन क्यू वी बी। मैं इस तरफ आ जाऊं क्या, अब इस एक v से एक v को काट देते तो क्या बचा, एम वी अपॉन क्यू बी। ये हमारा रेडियस हो गया फॉर द सर्कुलर पाथ फॉर द चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको डायरेक्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेडियस से, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, याद कर लो इसको, एम वी अपॉन क्यू बी। मास किसका है, इस चार्ज पार्टिकल का, वेलोसिटी भी इसकी है। क्यू इस चार्ज, एक चार्ज का कितना होता है, चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कितना होता है, यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए नहीं, कभी कभी नहीं भी देते हैं कुछ, पॉजिटिव चार्ज का मास, हाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ही होता है, हाँ 1.6 ही होता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। अच्छा, ये जो हमारा फॉर्मूला था रेडियस के लिए, एम वी अपॉन क्यू बी, तो इसमें देखो ये जो रेडियस है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बुलबुल देखो बाद में लिखना, जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा, है ना, ये चीज समझ में आई, वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी। रेडियस अगर ज्यादा हो गई, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो वो इतने रेडियस का बना रहा है, पर मैंने अब इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये इतने रेडियस का सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, रेडियस बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई तो सर्कुलर जो सर्कल बन रहा है वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, ये तो मैं कंपेयर करने के लिए भी पूछ लेंगे कि बताओ इतनी वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो अब रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको हम पॉइंट की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ लिखो आप,
बस ये इतना लिख लेना रिलेशन, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख देना, फिर उसके नीचे ऐसे लिख देना वी बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। इसको लिख के फिर यहाँ से पॉइंट्स लिखो कि व्हेन, ऐसा लिख दो एज वेलोसिटी फॉर द चार्ज्ड पार्टिकल increases, its radius increases, its radius increases and it will move in a bigger circular path and vice versa। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर वेलोसिटी कम करी है तो रेडियस कम होगा, फिर छोटे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, इसका उल्टा भी एकदम सही। अब देखो, अब टाइम टेकन फॉर सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ कर रहा है, इस पाथ को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम को इधर भेजेंगे, स्पीड को इधर भेजेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है या चार्ज पार्टिकल्स, इसकी कुछ रेडियस है आर। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बुलबुल बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में। वो तो रेडियस था, हाँ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr अपॉन स्पीड, वो जो रेडियस का फॉर्मूला था mv अपॉन क्यूबी, ये था ना फॉर्मूला। इससे वेलोसिटी निकाल के, ये स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, इसमें हम अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहे। ये तो पता है ना कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी किस वजह से चेंज होती है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। तो मतलब हम वेलोसिटी और स्पीड को एक जैसा ही लिख सकते हैं, क्योंकि फर्क तो सिर्फ डायरेक्शन का है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूबी को उधर भेज दो आर क्यूबी, और m को नीचे भेज दो अपॉन m। इसको मैं यहाँ पुट कर रही हूँ स्पीड की जगह पर, आर क्यू बी अपॉन ऊपर गया m, m नीचे था तो फिर अब ऊपर चला जाएगा। इस आर से ये आर कट गया, तुम्हारे पास टाइम टेकन कितना आएगा, कैपिटल टी से मैं लिख रही हूँ टाइम टेकन को कैपिटल टी से, तो 2πm अपॉन क्यू बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर टाइम टेकन। ये सब ब्रैकेट में स्पीड में नहीं, ये डिस्टेंस में लिया है 2πr, और स्पीड ये था आर क्यू बी अपॉन एम, तो ये आर क्यू और एम नीचे था ना तो ऊपर चला गया, उस इसलिए तो उससे स्पीड निकाली है ना, वी स्पीड पुट करनी थी, तो इस फॉर्मूले से वी निकाला। तो ये जो क्यू बी था ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, एम डिवाइड में चला गया, तो ये जो वी की वैल्यू आई इसको स्पीड की जगह पर पुट कर दिया। आर क्यू बी अपॉन एम था ना, तो आर क्यू और एम इसके भी नीचे जाता तो ऊपर भेज दो। ठीक है, आगे समझ में, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो टाइम टेकन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा, देखो टाइम टेकन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा, 2πm अपॉन क्यूबी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ है ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाँ अच्छे से लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का उल्टा होता है। देखो 1/t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो मतलब जो हमारी टाइम की वैल्यू आई है इसको उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2πm अपॉन क्यूबी, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो क्यूबी ऊपर आ जाएगा, तो क्यूबी अपॉन 2πm। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास इसका उल्टा फॉर्मूला हो गया क्यूबी अपॉन 2πm। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज आती है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पता है, हाँ उसका फॉर्मूला पता है, बता रही हूँ।
एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों में से कुछ भी बोले एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है ना सर्कुलर पाथ के लिए वो थीटा होती है, उसका डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को एक ही तरह से लेते हैं अगर एंगुलर हो तो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। सुना है 2 पाई एफ? अब सुन लिया 2 पाई एफ एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी ये आई है, हाँ ये फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इधर पुट कर दूं तो 2 पाई इंटू ये फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो देखो इस 2 से 2 कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, तो क्या बचा? हाँ क्यू बी अपॉन एम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। हाँ देखो, अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। दो ही केस है, एक तो थीटा 90, एक थीटा 0, बस दो केसेस हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस। पहला केस जब पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर थ्रो किया है। व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन perpendicular perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया है तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, हाँ तो देखो हमारे पास दो कंपोनेंट आए थे, एक v साइन थीटा था और एक v cos थीटा था। दोनों दोनों पे 90 डिग्री पुट करो तो v साइन 90 और v cos 90। तो v साइन 90 के लिए v 1 हो जाएगा, है ना, और v cos थीटा के लिए 0 हो जाएगा। तो v cos थीटा की वजह से हमें स्ट्रेट पाथ मिलता था, है ना। कौन सा पाथ मिलता था? स्ट्रेट। और v साइन थीटा की वजह से हमें सर्कुलर पाथ मिलता था। तो 0 हो गया तो स्ट्रेट पाथ अब नहीं होगा, तो पार्टिकल के पास सिर्फ क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। तो पार्टिकल विथ मूव ओनली विथ सर्कुलर मोशन, उसके पास स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो अपने उसी सर्कल में घूमे जाता है। जब 90 डिग्री का केस है, जब उसको हमने परपेंडिकुलर फेंका है मैग्नेटिक फील्ड के, तो पार्टिकल will move in circular path। ठीक है, हाँ अब सेकेंड केस डिस्कस कर ले। ये 90 वाला था, अब कौन सा? 0 डिग्री वाला, जब पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दिया 0 डिग्री में। when particle is thrown when particle is thrown when particle is thrown parallel to the magnetic field, thrown parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field। ठीक है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल को हमने वही फेंक दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अब इसके दोनों कंपोनेंट को हम देखते हैं, v साइन थीटा और v cos थीटा। तो v साइन थीटा की जगह हम v 0 डिग्री लिख देते हैं और v cos थीटा के लिए भी हम v cos 0 डिग्री लिख देते हैं। तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू हो गई 0 और cos 0 1 हो जाएगा, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू हो गई v। तो v साइन थीटा की वजह से हमें सर्कुलर मोशन मिलता है और v cos थीटा की वजह से हमें स्ट्रेट लाइन मोशन मिलता है। तो कौन सा मोशन इस बार नहीं मिल रहा है? सर्कुलर वाला, हाँ नहीं मिल रहा है। तो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। तो एक पार्टिकल अगर उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर दिया तो वो स्ट्रेट लाइन से मूव करता जाएगा। तो इस पॉइंट को लिख लो, पार्टिकल विल ओनली हैव स्ट्रेट लाइन मोशन, पार्टिकल will only have particle will only have straight line motion, straight line motion। ठीक है, पार्टिकल विल ओनली हैव स्ट्रेट लाइन मोशन। उसको लिख, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर।
हाँ, अब देखो, अब ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर मैंने ले लिया, करंट कैरिंग मान लो, इस तरह से इसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, कुछ एल लेंथ का कंडक्टर है मेरे पास, इसका कुछ एरिया ए होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें करंट कैसे फ्लो होता है? चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से, है ना। पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर मैं एक जो इलेक्ट्रॉन हो, अब इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैंने किसी एक चार्ज का निकाल लिया और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे पास पूरे कंडक्टर का आ जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है? अरे कितना, क्या पढ़ा है? QVB, हाँ। तो एक चार्ज पर, फॉर वन चार्ज, है ना, फॉर वन चार्ज हम फोर्स कितना लिख सकते हैं? QVB साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं एक चार्ज के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, पर एक मिनट, है ना। अब एक चार्ज है तो एक चार्ज के लिए मैं Q को E लिख सकती हूँ, E किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक पॉजिटिव चार्ज में कितना चार्ज होगा, है ना। तो इस Q की जगह मैं E लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब वेलोसिटी इनके पास कौन सी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD, तो मैं V की जगह VD लिख सकती हूँ, और B तो सेम है और साइन थीटा भी सेम है। अब मैंने कुछ मान लिया, अब देखो n मैंने मान लिया, n क्या है? नंबर ऑफ हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। n मैंने मान दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर चार्ज लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्मॉल n को मैं लिख सकती हूँ कैपिटल N अपॉन V। ये कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो स्मॉल n आया। नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पार्टिकल लिख लेते हैं, चलो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मुझे सारे चार्जेस के लिए निकालना है तो मुझे स्मॉल n से मल्टीप्लाई करना चाहिए या कैपिटल N से? कैपिटल N से। स्मॉल n तो यार एक वॉल्यूम की आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम की आएगी, मुझे तो पूरे वॉल्यूम की चाहिए, तो मुझे कैपिटल N चाहिए। तो कैपिटल N निकालने के लिए उस वॉल्यूम को उधर भेजना पड़ेगा, स्मॉल n इंटू V। अब इस चार्ज पार्टिकल के लिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब मान लो ये एक सिलेंडर है ना, उसके लिए पहले तो इसका हम एरिया निकालते हैं बेस का, फिर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पूरा वॉल्यूम आ जाता है। ऐसे ही हम इसके एरिया को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, तो वॉल्यूम में A इंटू एल लिख देते हैं, A इंटू एल, ठीक है। ये स्मॉल n आ गया, ठीक है, स्मॉल n, सॉरी कैपिटल N आ गया हमारे पास। कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू A इंटू एल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब ये जो हमने फोर्स निकाली थी वन चार्ज के लिए निकाली थी, अब हम n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए इस फोर्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ कर रही हूँ फॉर कैपिटल N नंबर ऑफ चार्जेस, वो कैपिटल N नंबर ऑफ चार्जेस। तो हम इस फोर्स को जब भी हमने n नंबर्स के लिए निकाला है तो हमने उस जो भी क्वांटिटी है उसको n से मल्टीप्लाई किया है। ये तुमने सर्कुलर सेंटर में जो हमने सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए निकाला था उसमें भी हमें अगर n नंबर्स के लिए निकालना होता है हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी हम इस फोर्स को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इज इक्वल्स टू n, और बाकी सेम टू सेम, स्मॉल e VD B साइन थीटा, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू, अब हमने n भी निकाल दिया, ये n निकाल दिया था ना, इसको यहाँ पुट कर दो, स्मॉल n A इंटू एल, स्मॉल e VD B साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, n फिर लिखा E, फिर लिखा A, फिर लिखा VD, और फिर बाद में लिखा L, फिर B साइन थीटा, रीअरेंज किया है। हाँ,
इस NEAVD को हम I लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके करंट वाले चैप्टर में, यहाँ लिख देना I इज इक्वल्स टू NEAVD। तो इस NEAVD की जगह हम लिख देते हैं ILB साइन थीटा। ठीक है, तो तुम इसको BIL लिख लो, BIL अगर अच्छा लग रहा है, BIL साइन थीटा। हाँ हाँ, बिल्ली। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू, देख लो, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? F वेक्टर इज इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखा? क्योंकि साइन थीटा। और हाँ, पहले L वेक्टर लिखना है, देख लो इधर, पहले L वेक्टर लिखना है, बाद में B वेक्टर लिखना है, वरना गलत हो जाएगा सारा। जो डायरेक्शन होती है ना, वो L वेक्टर से B वेक्टर की तरफ होती है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको भी लिख लो वेक्टर फॉर्म। अब देखो, फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। ठीक है, एक में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है I1, दूसरी में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है I2। तो एक वायर दूसरी वायर पे, अच्छा, एक वायर दूसरी वायर पे कितना फोर्स लगाता है वो हमें, हाँ हाँ, 1 मिनट, आराम से। अभी हम मान रहे हैं ये दोनों कहाँ है? सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी देखेंगे। अभी देखो, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, इस वायर, ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो यूं आ रहा है ना? तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से बन रही होगी, अंदर की तरफ मतलब इस तरह से, और यहां से घूम के यहां आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फॉर वायर कैरिंग करंट I1, ये वायर जो कि I1 करंट कैरी कर रही है, इसके लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी हूँ, तो B1। अब इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक फील्ड? 2 पाई म्यू नॉट I कौन सा? I1 अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं R। ठीक है, 2 पाई R, ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये वाली इस पर फोर्स लगाएगी, तो फोर्स किसके लिए लेंगे? Q2 वाले के लिए। तो फोर्स ऑन वायर कैरिंग I2 करंट, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? I1 वाला। तो फोर्स ऑन वायर कैरिंग I2 करंट ड्यू टू वायर कैरिंग I1 करंट। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL साइन थीटा, भी पीछे ही पड़ा। तो F इज इक्वल्स टू, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? इसकी, I1 की, है ना? इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है, तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 1 लिख रही हूँ, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट वाले की लगेगी, क्योंकि उसकी वजह से ही इस पे फोर्स आ रहा है। करंट इसका खुद का I2 का, L भी इसका, L तो दोनों का सेम। ठीक है, और साइन थीटा कितना बन रहा होगा तुम सोचो? थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? 0 कैसे होगा? थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? वेक्टर बताया था L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बताया था, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो B वेक्टर और L वेक्टर के बीच का, मान लो यहाँ पर कुछ L वेक्टर यूं जा रहा होगा, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर जा रही है यूं। ठीक है,
तो L ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कितना बन रहा है? 60 कैसे बना रही हो तुम? ऐसे देखो I2 ये करंट कैरिंग वायर, इसकी लेंथ L है ना, और देखो तुमने यहाँ पर ये हाथ रख के अंदर किया ना, तो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। 90 तो बोल रही हूँ, वो 60 कर रही है। 90 बन रहा है, साइन 90, तो साइन 91 हो गया। F21 इज इक्वल्स टू B1 I2 L, ठीक है। B1 हम निकाल चुके हैं, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, बाय पुटिंग, अगर कभी भी ऐसे होता है ना कि मैं खड़ी हूँ तो मैं दिख नहीं रहा, तुम बोला करो कि दीदी हमें दिख नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कि मैं यूं खड़ी हो गई तो तुम्हें दिख नहीं रहा, तो तब बोल दिया करो। हाँ हाँ देखो, तो इसलिए तो सुनना चाहिए पहले अच्छे से एकदम। मैंने 2 बार बोला कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड I1 की लेंगे, आगे हाँ, और करंट तो इसका खुद का लेंगे। अब आ गया। बाय पुटिंग B1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। इस B1 को मैं इधर रख दूं, तो F21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, ये B1 रख दिया। अब I2 इंटू L, ठीक है। अब आगे उधर सॉल्व करते हैं। F21 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू L, I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, 2 पाई R, ठीक है। ये तो हो गया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। अब देखो ये लेंथ है ना, ये इस इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर के लिए हम नहीं बता सकते, हम क्या बता सकते हैं, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के लिए। तो इसलिए हम इस लेंथ को नीचे लेके आते हैं, F21 अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस लेंथ को नीचे ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है।